हेलो एवरीवन, दिस इज दिलबाग वर्मा। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए लेक्चर में। पिछले वीडियो में हमने जो हमारी इंग्लिश लिटरेचर की वीडियो सीरीज को शुरू किया था उसमें हमने एंग्लो सेक्शन और एंग्लो नॉर्मन पीरियड्स को पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे एज ऑफ चौसर को। ठीक है, एज ऑफ चौसर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एज है इंग्लिश लिटरेचर में। यहाँ से अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी सेट एग्जाम है, इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे यूपीएससी का एग्जाम ही क्यों ना हो, ये जो एज है एज ऑफ चौसर, यहाँ से सब में ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एज जो है इसकी टाइमलाइन है 1340 टू 1400। इस एज को एज ऑफ चौसर क्यों बोला जाता है? क्योंकि चौसर इस एज के, जोफ्री चौसर इस एज के सबसे प्रोमिनेंट राइटर थे। इनका चौसर का जन्म हुआ था 1343 में, ऐसा माना जाता है। एग्जैक्टली नहीं पता इनका जन्म कब हुआ था। इनका जो जन्म है वो एक मर्चेंट फैमिली में हुआ था। इनके फादर एक मर्चेंट थे, इनका वाइन और लेदर का बिजनेस था। तो एक रिच फैमिली में होने के साथ साथ ही इनको रॉयल कोर्ट में अर्ली एज में ही एंट्री मिल जाती है, क्योंकि इनके फादर के जो लिंक है वो रॉयल कोर्ट तक थे। ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा फेमस थे ये और रिच भी थे, इसलिए रॉयल कोर्ट में चौसर की एंट्री बहुत ही अर्ली एज में हो जाती है। और ये स्टार्टिंग में सबसे पहले काम करना शुरू करते हैं एलिजाबेथ के लिए। एलिजाबेथ, जिसको काउंटेस ऑफ अल्स्टर भी बोला जाता है। बाद में एलिजाबेथ की शादी हो जाती है लियोनल से। लियोनल जो है वो एडवर्ड थर्ड के बेटे थे, तो इसके साथ लियोनल एलिजाबेथ की शादी जो है वो लियोनल से हो जाती है, जो बाद में ड्यूक ऑफ क्लेरेंस बनता है ये। ठीक है, क्लेरेंस का ड्यूक बनता है लियोनल। तो इनके पास ये काफी टाइम तक काम करते हैं। और अगर हम चौसर की बात करें तो अपनी लाइफ टाइम में चौसर ने 3 किंग्स को रूल करते हुए देखा था अपनी पूरी लाइफ के ड्यूरिंग। और वो 3 किंग थे एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड और हेनरी फोर्थ। अपनी लाइफ में 3 किंग्स का दौर देखा उसने। ठीक है, चौसर ने तो। और एडवर्ड थर्ड के ये काफी ज्यादा क्लोज रहे हैं, तो इनके पास भी इन्होंने काफी टाइम तक काम किया है। तो इस एज में हम चौसर की अगर बात करें तो काफी सारे टाइटल्स चौसर को दिए गए हैं, जैसे कि द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और इसके अलावा इनको फर्स्ट नेशनल पोएट और फर्स्ट मॉडर्न पोएट भी बोला जाता है। और चौसर को मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा भी बोला जाता है। तो इतने सारे टाइटल्स इनको दिए गए हैं। फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फर्स्ट नेशनल पोएट और फर्स्ट मॉडर्न पोएट, और मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा भी चौसर को बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो राइटर है चौसर, ये इटालियन पोएट्स और फ्रेंच पोएट्स से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। इटालियन पोएट जैसे कि दांते, बोकासियो, पेट्रार्च, इन पोएट्स का इनकी लाइफ पे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ। तो इन पोएट से इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। इनके आइडियाज को कॉपी नहीं किया, बल्कि इनके एज इट इज वर्क्स को उठाकर, इनके एज इट इज पैराग्राफ को उठाकर इसने अपने वर्क्स लिखे हैं। इसलिए चौसर को प्रिंस ऑफ प्लेजरिज्म भी बोला जाता है। ठीक है, कॉपी करने वालों का जो राजकुमार है वो भी चौसर को बोला गया है। तो ये काफी सारे जो उनके वर्क्स थे वहां से उसने कॉपी करके अपने वर्क्स लिखे हैं, इसलिए इनको प्रिंस ऑफ प्लेजरिज्म भी बोला जाता है। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। जब ये एज शुरू हुई थी 1340 में जब ये एज स्टार्ट होती है, तो इस एज के शुरू होने के कुछ टाइम बाद ही इंग्लैंड में प्लेग फैल जाता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ इसको क्यों बोलते हैं? 1348 में ये शुरू हुआ था प्लेग। इसमें इंग्लैंड की 1/3 पॉपुलेशन की डेथ हो जाती है। ठीक है, सपोज करो 1/3 पॉपुलेशन, 1/3 पॉपुलेशन इस प्लेग की वजह से मारी जाती है।
और इसमें मरने वाले जो मोस्टली लोग थे वो रूरल क्लास या फिर जो पुअर क्लास से बिलोंग करते थे या लेबर क्लास से बिलोंग करते थे। तो इसमें मरने वालों की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो पुअर क्लास की थी, वो लेबर क्लास की थी। तो उस टाइम पे लेबर क्लास की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जो लेबर क्लास है वो हाई प्राइस पे काम करना शुरू कर देती है, तो उनको काफी ज्यादा अर्निंग होती है। पहली बार लेबर क्लास इंग्लैंड में ये फील करती है कि हम भी इस सोसाइटी का एक पार्ट है, क्योंकि उनकी भी लोग इज्जत करने लगते हैं, क्योंकि उनकी लोगों को उस टाइम पे ज्यादा जरूरत थी। ठीक है, तो उनको काफी अर्निंग होती है। इसके साथ साथ ही क्या हुआ, जो प्लेग है वो तेजी से बढ़ता जा रहा था, उसका असर कम नहीं हो रहा था। तो इस चीज का फायदा किसने उठाया, जो क्लर्जीमैन्स, जो चर्च के क्लर्जीमैन्स और पासन्स थे, इस चीज का फायदा उन्होंने उठाया और वो लोगों को बोलते हैं कि तुमने जो पाप किए हैं उनकी वजह से ये सब हो रहा है, उनकी वजह से प्लेग बढ़ता जा रहा है। तो अब इसका सॉल्यूशन ये है कि तुम हमें पे करो, गॉड की तरफ से हम आपको पार्डन्स दिलवा देंगे। ठीक है, तो लोग ऐसा सोचते हैं कि ये हो सकता है हमारी वजह से हुआ हो, तो वो लोगों को पे करना शुरू, वो लोग जो हैं वो क्लर्जीमैन्स और पासन्स को पे करना शुरू कर देते हैं, वो उनको पैसे देते हैं। बट इसका रिजल्ट क्या हुआ, क्या ऐसा करने से प्लेग जो है वो खत्म हो जाएगा? नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि डेथ रेट और ज्यादा इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से लोग जो है उनका गॉड और रिलीजन को लेकर फेथ जो है वो डाउट में आ गया। तब एक राइटर आए, जॉन वाइक्लिफ, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, जॉन वाइक्लिफ। जॉन वाइक्लिफ ने बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ये पहले ऐसे राइटर थे जिन्होंने बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, और इन्होंने जिस बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था वो थी वल्गेट लैटिन बाइबल। वल्गेट लैटिन बाइबल को इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। इनको फर्स्ट राइटर बोला जाता है रिफॉर्मेशन का। जॉन वाइक्लिफ इज नोन एज फर्स्ट राइटर ऑफ रिफॉर्मेशन। ठीक है, तो इन्होंने इसलिए ट्रांसलेट किया था ताकि लोग बाइबल को पढ़ें और अपना बिलीव जो है वो गॉड में बनाए रखें। बाद में इन्होंने एक मूवमेंट में काफी कंट्रीब्यूशन किया था। 1382 में ये मूवमेंट आया था, लोलार्ड मूवमेंट। ये रिलीजन के ऊपर ही एक मूवमेंट शुरू किया गया था। इनके जो फॉलोअर्स थे, जॉन वाइक्लिफ के फॉलोअर्स, उनको ये टर्म दी गई है, लोलार्ड्स बोला जाता है, फॉलोअर्स ऑफ जॉन वाइक्लिफ। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं। इसमें ये एज जब शुरू होती है तो उससे पहले ही इंग्लैंड में एक वॉर चल रहा था। ठीक है, और ये वॉर, इस वॉर को बोला जाता है 100 इयर्स वॉर। ये वॉर शुरू हुआ था 1337 में। 1337 से लेकर ये वॉर चला था 1453 तक, जिसको 100 इयर्स वॉर बोलते हैं। और ये जो वॉर है ये शुरू हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इस वॉर में काफी सारी रेगुलर बैटल्स चल रही थी। तो 1559 में, सॉरी, तो 1359 में चौसर ने भी इंग्लिश आर्मी को ज्वाइन कर लिया था और उनको भी 100 इयर्स वॉर में युद्ध के लिए भेजा गया। ठीक है, बैटल्स में वो शामिल हो गए थे इंग्लिश आर्मी की तरफ से। इसमें फ्रेंच की आर्मी ने चौसर को कैप्चर कर लिया और ये एडवर्ड थर्ड के काफी ज्यादा क्लोज थे। ठीक है, तो 16 पाउंड की एक बड़ी अमाउंट देकर चौसर को रिलीज करवाया गया, वहां से उसको छुड़वा दिया गया। और बाद में 1366 में चौसर की शादी हो जाती है फिलिपा रॉयट के साथ। फिलिपा रॉयट के साथ चौसर की शादी हो जाती है। शादी के कुछ टाइम बाद ही इनको डिप्लोमेटिक मिशंस के लिए अलग अलग जगह पे भेजा जाता है, जैसे कि मिलान, फ्लैंडर्स, फ्रांस, इटली और भी यूरोप की काफी कंट्रीज में ये ट्रैवलिंग करते हैं। इनका मानना था कि ट्रैवलिंग जो है हमें वो ज्यादा सिखाती है। जो एंग्लो सेक्शन से ही ये ट्रेडिशन चलता आ रहा था, वो मानते थे कि ट्रैवलिंग हमें ज्यादा सिखाती है एज कंपेयर टू बुक्स। यही एक रीजन था कि जो राइटर हैं दे कीप्स ऑन ट्रैवलिंग ऑन डिफरेंट प्लेसेस। बहुत सारी अलग अलग जगह पे वो ट्रैवलिंग करते थे। मोस्टली जो राइटर है वो हाईलैंड जाते थे, ठीक है, इंटेलेक्चुअल गेनिंग के लिए। तो ऐसे ही जोफ्री चौसर ने भी काफी सारी अलग अलग जगह पे ट्रैवलिंग की और इंटेलेक्चुअल गेनिंग के लिए, और फिर बाद में सारा एक्सपीरियंस अपना इकट्ठा करके इन्होंने अपने काफी सारे फेमस वर्क्स लिखे हैं। तो हम बात कर रहे थे 100 इयर्स वॉर की। 100 इयर्स वॉर में क्या हुआ था, जो मोस्टली बैटल्स में इंग्लैंड की जो आर्मी है उनको हार का सामना करना पड़ा।
बट यहाँ पे 3 ऐसी मेजर बैटल्स हुई जहां पे इंग्लैंड की आर्मी ने फ्रेंच की आर्मी को डिफीट किया, ठीक है। एंड दीज 3 बैटल्स आर बैटल ऑफ क्रेसी, बैटल ऑफ पोइटियर्स एंड बैटल ऑफ अगेनकॉर्ड। इन दीज 3 बैटल्स In these 3 battles, French army was defeated by English army. पहली बैटल थी बैटल ऑफ क्रेसी 1346, बैटल ऑफ पोइटियस 1356 और बैटल ऑफ अगेनकॉर्ड। ठीक है, ये बैटल हुई थी और इन बैटल्स में बहुत ज्यादा खर्चा हुआ था, ठीक है। इस वॉर में काफी ज्यादा खर्चा हुआ था, जिसकी वजह से 1381 में एक रिवोल्ट हुआ, क्योंकि सरकार ने टैक्स काफी ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसका असर सबसे ज्यादा पीजेंट और लोअर जो वर्ग है उसके ऊपर पड़ा। तो 1381 में पीजेंट रिवोल्ट हुआ। इसके जो मेन लीडर थे वो थे वॉट टेलर, इसलिए इसको टाइलर्स रिबेलियन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो उनके साथ जो लोग थे पीजेंट वर्ग, लोअर क्लास, इन्होंने काफी ज्यादा इस पे कंट्रीब्यूशन किया था, इन लोगों ने काफी ज्यादा इसमें भाग लिया था। तो 1381 में पीजेंट रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसके मेन लीडर थे वॉट टेलर। तो यहाँ पे फिर से आते हैं, बैटल जो हो रही थी तो इसमें बहुत सारी बैटल्स में हार हुई थी, बट इन 3 बैटल्स में इंग्लैंड की आर्मी की जीत हो जाती है। तो स्टार्टिंग की बैटल जीतने के बाद ही उनके लोगों का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें वो क्या करते हैं, इंग्लैंड के लोग जो हैं अपनी जो खुद की लैंग्वेज की डिमांड करते हैं, तो वो फ्रांस की जो लैंग्वेज थी, फ्रेंच लैंग्वेज थी, उसको फॉलो करने से मना कर देते हैं और वो बोलते हैं कि अब हमें हमारी अलग से ऑफिशियल लैंग्वेज चाहिए। तब तक चौसर भी एक नेशनल पोएट बन चुके थे, तो उनको चौसर को ही ये चार्ज दिया जाता है कि लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया जाए। तो चौसर ने क्या किया, लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया। उस टाइम पे मेन डायलेक्ट्स बोले जाते थे 5। हमने पिछली वीडियो में एंग्लो सेक्शन में हमने डिस्कस किया था कि 4 मेन डायलेक्ट्स थे, बट इस एज में 5 मेन डायलेक्ट्स थे। और वो 5 कौन कौन से थे, नॉर्थम्ब्रियम, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है क्योंकि डायलेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थम्ब्रियम, साउथम्ब्रियम, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड और कैंटिस। ये 5 डायलेक्ट्स थे जो चौसर की एज में बोले जाते थे। तो जैसे ही चौसर को चार्ज दिया गया लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करने का, तो चौसर ने सेलेक्ट किया ईस्ट मिडलैंड को और इसको कन्वर्ट किया गया इंग्लिश में। इसको ही क्यों सेलेक्ट किया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में कि कौन से डायलेक्ट को सेलेक्ट करके चौसर ने इंग्लिश में उसको कन्वर्ट किया। ईस्ट मिडलैंड को चूज करके चौसर ने इंग्लिश में कन्वर्ट किया, क्योंकि ईस्ट मिडलैंड जो है वो इंग्लैंड का मैक्सिमम एरियाज को कवर करता था, इसलिए उन्होंने इसको चूज किया ईस्ट मिडलैंड को, ठीक है। ये भी आप याद रखना यहाँ पे। तो चौसर ने इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया ईस्ट मिडलैंड को कन्वर्ट करके। बाद में 1362 में इंग्लिश लैंग्वेज को लैंग्वेज ऑफ कोर्ट बना दिया गया और 1363 में इंग्लिश लैंग्वेज को लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया और 1386 में इस लैंग्वेज को स्कूल सिलेबस की जगह पे स्कूल में रिप्लेस कर दिया गया। पहले फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी, तो स्कूल सिलेबस में फ्रेंच लैंग्वेज की जगह पे इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया, इंग्लिश लैंग्वेज को रिप्लेस कर दिया गया। ये 3 डेट भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप याद रखना। अब हम कुछ बात करते हैं चौसर की एज ए राइटर। तो चौसर को एज ए राइटर पहले तो हम बात करते हैं कौन कौन से कंसेप्ट्स, कौन कौन से आइडियाज उन्होंने लिटरेचर में इंट्रोड्यूस किए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, चौसर ने राइम दी है इंग्लिश लैंग्वेज में। इंग्लिश में राइम चौसर ने इंट्रोड्यूस किया है। हीरोइक कपलेट, हीरोइक कपलेट को चौसर ने इंट्रोड्यूस किया है और इसके अलावा राइम रॉयल स्टेंजा,
राइम रॉयल स्टेंजा को भी चौसर ने इंट्रोड्यूस किया है, जिसकी राइम स्कीम है ए बी ए बी बी सी सी। ठीक है, इसको आप याद रखना। और फ्रेम नैरेटिव, इंग्लिश में फ्रेम नैरेटिव भी चौसर ने ही शुरू किया था। अगर इस जोनर की हम बात करें फ्रेम नैरेटिव की, वैसे तो इसको बोकेसियो ने स्टार्ट किया था, ठीक है, बट हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में फ्रेम नैरेटिव को शुरू किया था जोफ्री चौसर ने। फ्रेम नैरेटिव क्या होता है? जो स्टोरी होती है, एक स्टोरी के अंदर बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, उसको बोलते हैं फ्रेम नैरेटिव। जैसे कि कैंटरबरी टेल्स है, कैंटरबरी टेल्स में 24 स्टोरीज है, ठीक है, तो ये फ्रेम नैरेटिव जोनरा बोलते हैं इसको। और चौसर को एज ए राइटर जॉन ड्राइडन ने उसको सबसे पहले बोला है द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। ठीक है, मैथ्यू आर्नोल्ड ने इनका क्रिटिसिज्म किया है चौसर का, लैक ऑफ हाई सीरियसनेस बताया था उसके बारे में। और बट ये भी बोला है कि इट इज विद हिम और रियल पोइट्री इज बोर्न, कि हमारी जो रियल पोइट्री है वो चौसर के साथ ही बोर्न हुई है। ठीक है, तो एज ए राइटर उनके जो वर्क्स है उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 फेज है उनके, इटालियन फेज, फ्रेंच फेज और इंग्लिश फेज। तो इंग्लिश फेज का जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है इनका द कैंटरबरी टेल्स, उसको मैं एक अलग वीडियो में, पूरी की पूरी एक वीडियो बनेगी, उस पर एक लेक्चर में मैं उसको आपको जितने भी इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने बैकग्राउंड जो सारा का सारा समझने की कोशिश की है, जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं वो मैंने आपको बताए हैं। तो अगली वीडियो में हम कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में कैंटरबरी टेल्स पे बनाऊं, बट पहले मेरा टारगेट था कि मैं पूरी का पूरा जो हिस्ट्री है इंग्लिश लिटरेचर की उसको कवर करूं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आगे इसी को कंटिन्यू रखूंगा और बाद में हम एक एक राइटर को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।